डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां हम आपके लिए समेट कर लाते हैं। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के जरिए ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती है। तो आइए इसी क्रम को जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं क्या जानकारी आपके लिए आ रही है मंत्रालय से। कृषि जगत से जुड़ी हुई अहम जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो का। जैसा कि आप जानते हैं कि मक्के की जो फसल है वो भारतवर्ष में उगाई जाती है और इसमें एक प्रमुख कीट लगता है जिसको बोलते हैं फॉल आर्मी वर्म। इस कीट का जो इंट्रोडक्शन हुआ हमारे देश में वो 2018 में हुआ और शुरू में ये कीट दक्षिण भारत में ही पाया गया था और धीरे धीरे ये देश के सभी भागों में फैल गया। इस कीट की 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडावस्था, प्यूपावस्था, लार्वावस्था और वयस्क अवस्था। अंडे ये कैसे देता है? ये जो कीट है ये अंडे छोटे छोटे देता है, क्लस्टर में देखता है, जो कि हल्का सा उसको स्केल से कवर कर देता है। लार्वावस्था अंडे के बाद की जो होती है वो लार्वावस्था होती है। लार्वावस्था में जो छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं वो मक्के की पत्तियों में छोटे छोटे से छेद बना देते हैं और पहले तो छोटे छोटे छेद बनाते हैं और जैसे जैसे लार्वा बढ़ता जाता है वो पूरी ही पत्ती को नष्ट कर देता है और बाद में तो ये जो मक्के की पत्तियों, जो कोमल पत्तियां होती है जो कि धीरे धीरे ग्रोथ करके आगे बढ़ाती हैं ग्रोथ को, ये उसको नष्ट कर देता है तो पौधे की ग्रोथ ही रुक जाती है। लार्वा जो होता है वो वाई शेप में, उसमें एक इन्वर्टेड वाई शेप बना होता है, इससे आप इसके लार्वे की पहचान कर सकते हैं फील्ड में। प्यूपावस्था जो होती है वो एक इसकी इनएक्टिव स्टेज होती है जो कि फील्ड में पड़ी रहती है और प्यूपा को कंट्रोल करने के लिए हमें खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, क्योंकि जब हम गहरी जुताई करते हैं तो प्यूपा हमारे एक्सपोज हो जाएंगे और उसको चिड़िया खा सकती है। अगर चिड़िया को हमें चाहिए कि हमें प्यूपा को कंट्रोल करना है तो हमें फील्ड में बर्ड पर्चर लगाना चाहिए। बर्ड पर्चर लगाएंगे तो उससे चिड़िया उन प्यूपा को खा देगी और प्यूपल स्टेज को भी कंट्रोल हो जाएगा, तो एडल्ट ही नहीं बनेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके खेत में इसका प्रकोप बढ़ रहा है तो इसके लिए हमें कुछ IPM की तकनीक अपनानी चाहिए। जैसे पहले आप फील्ड में मॉनिटरिंग करिए। मॉनिटरिंग के लिए आपको क्या करना है कि आपको फील्ड में फेरोमोन ट्रैप को लगाना है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने उसमें मॉथ कलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर मॉथ कलेक्ट का आपको नंबर पता चल जाएगा तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसके आगे की जो IPM की तकनीक है आप उसको अपना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फील्ड में ट्रैप क्रॉप को लगाइए। जो मक्के की मुख्य फसल है उसके चारों ओर ट्रैप फसल होगी, तो ट्रैप क्रॉप में क्या होगा कि कीड़ा उसमें ट्रैप हो जाएगा और अगर आपको लग रहा है कि वो 3 मॉथ से ज़्यादा उसमें दिख रहे हैं तो आप उसमें 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा आप इंटरक्रॉपिंग करिए। मक्के की फसल के साथ इंटरक्रॉपिंग करेंगे, जैसे उस एरिया की जो भी दाल वाली फसलें हैं जैसे ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, आप इसको लगा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग से भी इसके कीड़े को डेवलप होने में कम समय लगेगा, क्योंकि वो मेन फसल पे नहीं खाएगा, वो दूसरी फसल की ओर को शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा बायोपेस्टिसाइड है, जैसे बिवेरिया बेसियाना है और मेट्राइजम एनिसोप्ली को भी प्रयोग कर सकते हैं इसके नियंत्रण के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि इसके अंडे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं खेत में तो आप ट्राइकोग्रामा प्रीटियोसम और टेलेनोमस को रिलीज़ कर दीजिए। 50,000 पर एकड़ के हिसाब से इनके कार्ड को फील्ड में लगा दीजिए, क्योंकि ये जो इसमें से ट्राइकोग्रामा निकलेंगे वो उसके अंडों पर अपने अंडे देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जब अंडावस्था ही कीट की नष्ट हो जाएगी तो कीट आगे बढ़ेगा ही नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा अप्रूव पेस्टिसाइड का ही प्रयोग करिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर।
किसान अक्सर अपने खेतों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि मिट्टी अपनी उर्वरा क्षमता खोती जाती है और किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इसके बजाय आप केंचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट को अपना सकते हैं। इसमें कहीं ज्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं, मिट्टी की जलधारण क्षमता इससे बढ़ती है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी सालों साल बनी रहती है। तो केंचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट के फायदे जानने के लिए आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद बनाने के लिए आपको चाहिए मिट्टी, 10 से 15 दिन पुराना गोबर, रसोई से निकला सब्जी वगैरह का कचरा, हरे पत्ते, फसल अवशेष और केंचुए। केंचुए इस तमाम सामग्री को खाते हैं और बदले में जो मल त्यागते हैं वही खाद कहलाती है। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही पोषक तत्व फसल उत्पादन में हमारी मदद करते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट में सभी 16 तरह के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की भौतिक संरचना सुधारकर मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाता है। इसके अलावा मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी इजाफा करता है और पौधों की जड़ों के पनपने के लिए सही वातावरण तैयार करता है। किसान अगर जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का सही अनुपात में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। वर्मी कंपोस्ट गड्ढों में तैयार किया जाता है। अगर गड्ढा 13 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा है तो उससे 9 से 15 क्विंटल तक केंचुआ खाद हासिल की जा सकती है, वो भी सिर्फ 60 से 70 दिनों में। केंचुआ खाद बनाने के लिए आपको छायादार जगह की जरूरत होगी। ऐसी जगह जो बाकी जमीन से थोड़ी ऊंची हो, ताकि बरसात का पानी इकट्ठा न हो सके। रोशनी जितनी कम होगी, केंचुए उतने ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अगर आप कारोबार के लिए केंचुआ खाद बना रहे हैं तो फिर शेड तैयार करना बेहतर रहेगा। इन्हीं शेड में वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार किया जाएगा। बेड की गहराई 30 से 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। गहराई इसीलिए कम रखी जाती है ताकि उसमें गर्मी पैदा न हो और केंचुओं को नुकसान न पहुंचे। व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट के लिए आसपास पशुपालन का होना जरूरी है ताकि गोबर आसानी से उपलब्ध हो सके। गड्ढे के फर्श को मजबूत कर लें, इतना मजबूत कि केंचुए जमीन में दाखिल ना हो सके। याद रहे, फर्श को पक्का नहीं करना है। पक्का कर देंगे तो अतिरिक्त पानी जमीन के अंदर नहीं जा सकेगा। 2 गड्ढों के बीच कम से कम 1 फुट की दूरी रखें ताकि चलने फिरने के लिए जगह मिल सके। कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले नारियल का छिलका, केले के पत्ते और पुआल जैसी फसल अवशेष की 3 से 4 इंच की परत बिछा दें। इसे हार्ड बेड कहते हैं। इसके ऊपर गोबर और उपजाऊ मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर 6 इंच की परत बिछा दें। इसके बाद हर गड्ढे में 4500 केंचुए डालें। इस तरह हर वर्ग फुट में केंचुओं की संख्या 100 होगी। सबसे अच्छी किस्म लाल रंग वाली एस्किनिया फेटिडा है। इसे रेड वर्म या टाइगर वर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर तीसरी परत बिछाई जाएगी, जिसमें कार्बनिक जैव अवशेष और उतनी ही मात्रा में गोबर मिलाकर डालना होगा। गोबर 10 से 15 दिन पुराना होना चाहिए। ताजा गोबर डालेंगे तो केंचुए मर जाएंगे। ये परत 12 इंच की होगी। अवशेष और अपशिष्ट जितने बारीक कटे होंगे, केंचुओं के लिए उतने ही बेहतर रहेंगे। अवशेष अधपका होना चाहिए। अगर अधपका नहीं है तो 15 दिन तक गोबर में मिलाकर रख दें। उसके बाद ही उसे गड्ढे में डालें। इसके बाद गड्ढे को बोरे बिछाकर ढक दें। इससे ढेर में नमी बनी रहेगी। सर्दियों में हर दिन 1 बार और गर्मियों में 2 बार पानी का छिड़काव करें। हवा की आवाजाही और तापमान बनाए रखने के लिए 30 से 35 दिन बाद ढेर की पलटाई कर लें। इससे ढेर में बनी गैस भी बाहर निकल जाएगी। जब ढेर चाय की पत्ती जैसा दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए केंचुआ खाद तैयार है। अब पानी का छिड़काव बंद कर दें और उसे सूखने दें। खाद तैयार होने के बाद ढेर के ऊपर पतली गोबर की परत चढ़ा दें। सारे केंचुए इसमें आकर इकट्ठे हो जाएंगे। इन केंचुओं को अलग कर लें, जो आगे खाद बनाने में काम आएंगे। इस तरह बनी खाद को पैक करके आप किसानों को बेच सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों और सब्जियों की खेती के लिए बेहद अहम महीने के बारे में। जुलाई का महीना खेती किसानी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दौरान पूरे देश में मॉनसून सक्रिय हो जाता है, जिससे खरीफ फसलों की बुवाई और देखभाल के काम तेजी से होते हैं। बिहार कृषि विभाग के अनुसार इस समय किसान फलदार पौधों जैसे आम, लीची की रोपाई, सब्जियों, मिर्च, टमाटर, गोभी की बीज शोधन और संकर बाजरा की बुवाई कर सकते हैं। धान, मक्का, मूंगफली, उड़द, अरहर, भिंडी, लौकी, बैंगन, प्याज जैसी फसलों की बुवाई भी इस महीने में प्रमुख रूप से होती है। बारिश के कारण जल निकासी का सही प्रबंधन जरूरी है, जिससे जल भराव से फसलों को नुकसान न हो। साथ ही धान में हर सप्ताह ताज़ा पानी भरने और नाइट्रोजन खाद डालते समय बारिश और मिट्टी की नमी का ध्यान रखना चाहिए। यदि किसान इन उपायों को अपनाएं तो जुलाई का महीना उनकी फसलों के लिए लाभकारी और उत्पादन बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कृषि क्षेत्र में अपना अहम मुकाम हासिल कर रहे हैं। इसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत तो है ही, लेकिन इसके साथ ही आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और कृषि वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन भी है। ऐसे किसान अब दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही सफल किसान से हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। बकरी आकार में छोटी और शांत स्वभाव वाली होती है, इसीलिए इसे रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। ये हर तरह की जलवायु में रह सकती है और किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे या झाड़ियों को खा सकती है। इसी कारण दूसरे पशुओं के मुकाबले बकरी पालना कम खर्चीला है। ये साल में 2 बार भी बच्चे को जन्म दे सकती है और इसके मेमने जल्द तैयार हो जाते हैं। बकरी जिन झाड़ियों, घास और पत्तियों को खाती है वो कई तरह के औषधीय गुण लिए होती है। ये गुण बकरी के दूध में भी चले जाते हैं। महाराष्ट्र के विनायक नरावड़े पिछले 15 साल से विदेशी बकरियां पाल रहे हैं। दूध के लिए सानिन नस्ल और मीट के लिए अफ्रीकन बोर। हमने सोचा कि क्यों ना हम बकरी का दूध सेल करें। फार्मर को ये ऐसा नया जो है वो करता नहीं है। अभी बकरी पालन में मैंने जैसे किया, मुझे अच्छा सा मुनाफा मिला, मेरी साल की आमदनी बढ़ गई, मैं उसमें डेवलपमेंट करने लगा। इसके बराबर जब मेरे पास कोई फार्मर आता है या नया यंग जनरेशन आता है और जो पूछते हैं कि हमें ये बिज़नेस करना है तो हमें कैसा करना चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ साल बच्चों को, जो यंग जनरेशन है उनको और कुछ फार्मर्स को प्रशिक्षण दिया हमने, या उनको सिखाया बकरी पालन कैसा करना है। बकरी पालन करते टाइम पे तुम खुद कितना काम कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी तक लोग जानवर आप संभाल सकते हैं, उनका डेली एक्सपेंसेस कैसा निकालना है, उसको कैसे कम करना है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ फार्मर को सिखाया। बकरी पालन में हमें शासन से, यानी पूरी भारत सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फार्मर के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है। अभी नया नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 100 बकरी से 500 बकरी तक फार्म बनाने के लिए, अगर आपका
10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट 10 लाख की सब्सिडी दे रहे, 50% सब्सिडी दे रहे, ताकि 100% सब्सिडी है वो, 50% नहीं। इसको हम फार्मर को बताते हैं और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सा स्कीम है ये, जो ब्रीड डेवलपमेंट में है, मिल्क डेवलपमेंट में है और मीट डेवलपमेंट में शासन का अच्छा सा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का स्कीम है। वैसे तो हमारे किसान हजारों साल से बकरियां पाल रहे हैं, लेकिन इसे प्रमुख व्यवसाय के तौर पर कभी लिया ही नहीं गया। आज जिस तरह पशुपालन की अहमियत बढ़ रही है, उसे देखते हुए बहुत से किसान अब पशुपालन को प्रमुख व्यवसाय मानने लगे हैं। विनायक नरावड़े का प्रमुख व्यवसाय भी बकरी पालन ही है। 15 साल के दौरान उन्होंने खुद का एक बाजार विकसित कर लिया है। उनकी सप्लाई मुंबई, गोवा और चेन्नई तक है। हमने सानेन ब्रीड, अफ्रीकन बोर और सानेन से सिलेक्शन क्यों किया? जब हम दूध यानी डेली अर्निंग मिलता है, हमें एटीएम जैसा पैसा मिलता है, मीट में हमें कुछ देर के बाद पैसा मिलता है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हमें डेली दूध सेल करें और डेली हमें पैसा मिल जाए, इसलिए हमने स्टार्ट किया। पहले टाइम में हमें तकलीफ आ गई, जो कि दूध, बकरी का दूध विलेज में कोई लेता नहीं है, तो उसे सिटी में हमें सेल करने के लिए ट्राई करना पड़ा। पहले हम प्रेफरेंस दिया बॉम्बे को। बॉम्बे में हम बाय बस से, पहले स्टार्टिंग में बस से हम दूध का पार्सल पैक करते थे और बस में भेजा जाता था, उसको टाइम जाता था। अब भी हम उसके बाद जो अपडेट किया है वो हम दूध मिल्क वैन में हम वो बॉम्बे, गोवा और चेन्नई तक मिल्क सपोर्ट करते हैं। हम सानेन में एवरेजली जब दूध निकालते थे तो पहले हमें आधा लीटर से ऊपर नहीं मिलता था एक बकरी के पीछे, तो हमने स्टार्ट किया उसका स्टडी करने के लिए, उसका न्यूट्रिशन चेंज किया, उसका खाना बढ़ाया जिसका यूटिलाइजेशन मिल्क में हो जाए। ऐसे हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और हमें उसमें सक्सेस मिला और हमारी बकरी दिन में 2 लीटर से 3 लीटर तक दूध देती है। इस दूध को हम पाउच पैकिंग 1 लीटर, हाफ लीटर और 250 ml में करते हैं और जैसी रिक्वायरमेंट है हमारे कस्टमर की, उनको हम सपोर्ट करते हैं। एक जमाना था जब गांवों में बकरी पालने का आम रिवाज था, फिर धीरे धीरे ये रिवाज खत्म होता गया। आज के दौर में जबकि हर काम व्यवसाय का रूप ले रहा है, बकरी पालन भी व्यवस्थित तरीके से होने लगा है। इसके लिए बकायदा फार्म बनाए जा रहे हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सरकार की ओर से सहायता भी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत कुछ राज्य में ये सहायता 100% तक पहुंच जाती है। आज हम जब भी बकरी पालन के बारे में सोचते थे तो लोग सबसे पहले ये सोचते थे कि एग्रीकल्चर, खेती हमारा मेन बिजनेस है और ये बकरी पालन या मुर्गी पालन ये हमारा सेकेंडरी बिजनेस है। तो सेकेंडरी ही हम उसको सोचते थे, कभी हमने ये नहीं सोचा कि एज अ प्राइमरी बिजनेस हमारा ये मुख्य बिजनेस भी हो सकता है। तो जब भी आज हम देखते हैं बहुत सारे यूथ अभी ये बकरी पालन में आ रहे हैं और ये सारे यूथ एज अ प्राइमरी बिजनेस उनका मुख्य व्यवसाय करके ये लोग अभी बकरी पालन करना चाह रहे हैं। जब भी आप बकरी पालन के बारे में सोचते हो तो ICR इंस्टीट्यूट से, KVK से, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है, ऐसे अच्छे जगह पे जाके आप अगर बकरी पालन का अच्छा सा ट्रेनिंग ले सकते हैं तो आप वहाँ पे जाओ, अच्छा सा ट्रेनिंग ले लो। आप कम से कम 8 से 10 फार्म्स को विजिट करो और हो सकता है तो आप 6-7 दिन का वहाँ पे जाके पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे तो आप डेफिनेटली बकरी पालन का अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब हम बकरी पालन के बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो बकरी पालन बिजनेस मेजरली 3 रीज़न से होता है। पहला होता है मीट पर्पज़, दूसरा होता है मिल्क पर्पज़ और तीसरा होता है कि ब्रीडिंग फार्म्स। सो ये तीनों इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मीट पर्पज़ के लिए आप देखना चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा लोग अभी नॉन वेजिटेरियन है और बकरी का मीट सबसे ज़्यादा फेमस है, तो मीट पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। जब हम मिल्क की बात करते हैं तो बकरी को आज हमारे भारत में 3 से 4 लीटर दूध देने वाली बकरियां अभी अवेलेबल है और अगर ये 3 से 4 लीटर का दूध हम देखते हैं तो आज बॉम्बे है, चेन्नई है, गोवा है, यहाँ पे जगह पे जब हम महाराष्ट्र से, पुणे से दूध बेचते हैं तो वो 175 रुपीज़ पर लीटर का कॉस्ट उसे मिलता है। तो बहुत ही अच्छा इनकम दूध से भी होता है, तो आप दूध पे भी फोकस कर सकते हैं। हमारे किसी दोस्त को नया बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना है या पुराने हमारा बकरी पालन का बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है
तो आप ज़रूर ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लें। गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या बाकी की एजेंसी हो, बहुत सारी सब्सिडी की स्कीम्स अभी बकरी पालन के लिए शुरू है। जैसे NLM है, RKVY है और बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल है। तो मैं सभी फार्मर से सूचित करना चाहता हूँ कि आप एग्रीकल्चर के लिए सेकेंडरी बिजनेस तो बकरी पालन कर ही सकते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छी आमदनी चाहिए तो आप एज अ मेन बिजनेस करके भी आप बकरी पालन को शुरू करें। आपको जब भी कुछ हेल्प चाहिए, KVKS यूनिवर्सिटी और ये सारी यंत्रणाएं आपके सेवा में हाजिर है। 20वीं पशुधन गणना बताती है कि हमारे देश में बकरियों की कुल संख्या 15 करोड़ के आसपास है। ये 19वीं गणना से 10% ज्यादा थी। इसका मतलब हुआ कि देश में बकरी पालन के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं मिर्च की फसल के बारे में। मिर्च की फसल में कीट नियंत्रण के लिए देसी जैविक घोल उपयोगी उपाय। मिर्च की फसल पर पत्तियां खाने वाले और रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अक्सर देखा जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और उपज पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में रासायनिक दवाओं की जगह किसानों को नीम की निम्बोली से बने देसी जैविक घोल का उपयोग करना चाहिए। यह घोल पूरी तरह जैविक, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल है। इसे बनाने के लिए 5 किलो नीम की निम्बोली को कूटकर 10 लीटर पानी में 2 दिन तक गलाएं, फिर छानकर तैयार घोल को 13.5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। हर 15 दिन में एक बार छिड़काव करने से कीटों की संख्या घटती है और फसल सुरक्षित रहती है। इस उपाय से मिर्च की फसल की उत्पादकता बढ़ती है और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है, जिससे किसान कीटनाशकों पर निर्भर हुए बिना लाभ कमा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। किसान अपने खेतों में जो फसल उगाते हैं, अगर उसका वाजिब दाम न मिले तो मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन इसी के लिए किसानों के लिए उपलब्ध है ई-नैम, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और इसमें आप बहुत सारी कृषि उपज मंडियों के भाव जान सकते हैं और साथ ही निर्णय ले सकते हैं कि अपने उपज की बिकवाली आपको कहां और कितने में करनी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं ई-नैम के बारे में और देखते हैं कि किसान इससे कैसे लाभ ले सकते हैं।
कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।